Good morning, children. Let's we continue the chapter 6, and the today's topic is flame. So here some pictures are given. Look here. In this figure, colors we have to observe the color of the flame, candle flame, and the flame of kitchen stove. हमको इनकी फ्लेम को ऑब्जर्व करना है. And figure 6.9, we have to observe the flame of kerosene lamp. This is the kerosene lamp, candle flame, and Bunsen burner. Bunsen burner is a split lamp type and it is used in the laboratory. So when we observe the flame of these sources, okay, जब हम इनकी फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे, we will find the color of the flame is different. स्टोव, किचन स्टोव, ओके, इसमें जो गैस बर्न होती है उसकी जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है. कैंडल की येलोइश और वाइट कलर की दिखाई देती है, ऑरेंज टाइप की. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेम. नाउ हेयर द कॉलम इज गिवन एंड वी हैव टू फिल इट. मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग. वी फाइंड आउट which material is burning and form the flame. So candle produce the flame, we put here, right? Magnesium also burn, we already studied in the metals and non-metal chapter. It produce the flame and the color of the flame is white. So mark here, form flame, write the, tick the correct mark. कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर, ये भी बर्न होता है और फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो हम फॉर्म फ्लेम में मार्क करेंगे राइट का. कैरोसिन स्टोव, फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यस. इन चारकोल, चारकोल इज द फॉर्म ऑफ द कोल एंड इट डजंट फ्लेम द प्रोड्यूस द फ्लेम. सो वी मार्क हेयर इन सेकेंड कॉलम, इन दिस कॉलम डज नॉट फॉर्म फ्लेम, हेयर right mark. Okay, so now see on page number 71, the topic is structure of a flame. Before we describe, I will describe the structure of a flame, but before we have to do this activity. In this activity we take a lighted candle, एक candle लेंगे and hold a glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. हमने ये कैंडल ली, ओके, और टोंग इस चिमटे को बोला जाता है जिससे हमने इस ग्लास ट्यूब को होल्ड कर रखा है. ये ग्लास की बनी हुई है ट्यूब है ये, और इसके एक एंड को हम इस फ्लेम के डार्क जोन में रखेंगे. डार्क जोन बिल्कुल ये जो थ्रेड होता है कैंडल का जहाँ से ये बर्न हो रहा है, ये डार्क जोन है, तो इसका इस एंड को हम डार्क जोन में रखेंगे. एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. और इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पर हम एक लाइटेड मैच स्टिक लेके आएंगे. डू यू सी अ फ्लेम? क्या आपको फ्लेम दिखाई दी? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. अब हम नोटिस, यहाँ पे फ्लेम दिखाई देगी, हम नोटिस करते हैं कि जो ये हीट कर रहा है विक, विक मीन्स ये जो थ्रेड है, बत्ती जिसे बोला जाता है, ये मेल्ट, इसके पास का जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है बहुत जल्दी से. So the substance which vaporize during burning gives flame. तो it means जो वैक्स मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद और हीट होकर के वो वेपोराइज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, और जो सब्सटेंस वेपोराइज होगा बर्न होने पर वही फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा. इसीलिए फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक. इसीलिए कैरोसिन ऑयल अगर हम लैम्प में देखेंगे उसमें भी विक होती है, उसमें कैरोसिन डाला जाता है. मॉल्टिंग वैक्स यानी कि यहाँ पे मॉल्ट हो रहा है वैक्स, इनमें भी जहाँ विक के नज़दीक से मेल्ट हो रहे हैं और मेल्ट होने के बाद वेपोराइज हो रहा है ये वैक्स बर्निंग के थ्रू, इसीलिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. इस एरिया को बोला जाता है फ्लेम. जो लाइटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द फ्लेम. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज. जबकि कोयला जो है, चारकोल है, वो वेपोराइज नहीं होता, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. इसीलिए वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता. इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस. तो ये इस एक्टिविटी में
ये वेपोराइज होकर फ्लेम ग्लास ट्यूब के थ्रू भी यहाँ पर जा रहे हैं और इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। नाउ सी अनदर एक्टिविटी। बाय दिस एक्टिविटी वी कैन प्रूव दैट फ्लेम हैज़ द 3 जोन, कि फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। सो वी डू दिस एक्टिविटी व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी। स्टेडी मीन्स स्थिर। कभी कभी कैंडल फ्लेम हवा चलती है तो हिलती है ना, बट इस सिचुएशन में हमको कैंडल फ्लेम को स्टेडी रखना है, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। इंट्रोड्यूस अ ग्लास प्लेट स्लाइड और स्लाइड इनटू द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। लुमिनियस जोन देखो, फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। जो ये विक के पास है दैट इज़ द डार्क जोन, ये जो मिड का पार्ट होता है दैट इज़ द लुमिनियस जोन, मिडिल पार्ट बोला जाता है लुमिनियस जोन। और जो ये बिल्कुल बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है नॉन लुमिनियस पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनियस। तो अब जो हमने ये स्लाइड रखी है, ये वाली स्लाइड ग्लास की बनी हुई है, ये हम डार्क जोन में रखेंगे, बिल्कुल इस थ्रेड के पास रखेंगे यहाँ। ओके, यहाँ रखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ओके, अब देखिए ये जो ग्लास प्लेट है इसको हम विक के थोड़ा सा ऊपर यानी कि मिडिल जोन में रखेंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर 10 सेकंड तक हम रखेंगे, फिर इस ग्लास प्लेट को हटा देंगे। तो हमको यहाँ पर ब्लैक कलर का डिपोजिशन नज़र आएगा। ये ब्लैक कलर का डिपोजिशन किसका है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का। अनबर्न्ड मतलब जो जले नहीं है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के डिपॉजिट हो गया इस ग्लास प्लेट के ऊपर, और वही ब्लैक कलर का डिपोजिशन हमको नज़र आया। कहाँ रखा था हमने? मिडिल जोन के अंदर, यानी कि लुमिनियस जोन के अंदर। सो अब नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी कि हमने एक वायर लिया, और ये वायर किसका बना हुआ है? कॉपर वायर। ओके, कॉपर वायर लिया और इसको हमने आउटर मोस्ट पार्ट में रखा। मैंने कहा ना 3 पार्ट होते हैं फ्लेम के। तो अब जो ये वायर है कॉपर वायर, इसको हम आउटर पार्ट में रखेंगे। हम देखते हैं और 30 सेकंड तक हम इसको होल्ड करते हैं। ये कॉपर वायर यहाँ से बिल्कुल रेड हॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट है ये कैसा है? हॉटेस्ट पार्ट है, इसीलिए ये रेड हॉट हो जाता है वायर। तो इस तरीके से हमें पता चला कि फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं, डार्क जोन, लुमिनियस जोन, और आउटर मोस्ट कौन सी होगी? नॉन लुमिनियस। आफ्टर देन टर्न द पेज, लुक हियर द 3 पार्ट्स। देखो ये कैंडल है, वैक्स कैंडल। ओके, ये विक है। तो ये विक के आसपास का जो एरिया बिल्कुल दैट इज द डार्क जोन, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। इनर मोस्ट जोन है, ब्लैक कलर का है, और यहाँ पर वैक्स मेल्ट हो रहा है। लीस्ट हॉट, यहाँ पर ये कम गर्म पार्ट है। अब जो ये बीच का इतना पार्ट है दैट इज़ द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। यहाँ पर पार्शियल होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत बर्निंग होता है, इसीलिए ये येलो कलर का दिखाई देता है। इट इज़ मिडिल जोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लुमिनियस जोन। और क्या बोला जाता है? लुमिनियस जोन। एंड इट इज़ मॉडरेटरी हॉट। मॉडरेटरी हॉट का मतलब है कि इस डार्क जोन से थोड़ा सा गर्म और हॉटेस्ट पार्ट से थोड़ा सा कम। आफ्टर देन ये जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है, दिस वन इज़ अ आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ पर पूरी तरह से वैक्स पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स जो मिडिल जोन के अंदर नहीं हुए थे बर्न, अब वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। दिस जोन इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन लुमिनियस जोन एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट है। आफ्टर देन इसीलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं? सुनार। वो ज्वेलरी बनाते हैं, तो मेटल और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं। तो आउटर यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं, इस टाइप की, ये मेटल की बनी हुई है, मेटेलिक ब्लो पाइप। फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं एयर को, तो आउटर मोस्ट सिर्फ रिलीज होती है, और इसको मेल्ट करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए आउटर मोस्ट जोन को ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, दैट्स वाई। नाउ चिल्ड्रेन
Read this topic from your book. Children, today we will do the question number 10 and 11. So question number 10 is, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver, and why? Answer is, goldsmith uses the outermost zone of the flame for melting gold and silver because it is the hottest zone, complete combustion of the flame. This outermost zone is also known as non-luminous zone. Now question number 11. In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. So answer is, the formula to find the calorific value is equal to heat produced divided by mass of fuel. So according to the question, the heat produced is 1,80,000 kilojoule. So we divided it by the mass of fuel, and the mass of fuel is 4.5 kg. Now when we calculate, we get the answer 40,000 kilojoule per kg. This is the correct answer. So do question number 9 and 11 in your notebook. Thank you.